दोस्तों, आज की कहानी है एक ही रात में जीजाजी मेरे शौहर बन गए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूँ। बचपन से मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और समय मिलते ही मैं किसी न किसी पत्रिका या किताब में खो जाता हूँ और उसे समझने की कोशिश करता हूँ। हर बार की तरह आज भी बड़ी बेसब्री के बाद यह त्योहार वाला दिन आया है। पूरा ऑफिस ऐसे खाली है जैसे कोई बड़ा सा गुल्लक, लेकिन उसमें एक भी चिल्लर ना हो। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिरकार पूरे 8 महीने बाद घर जा रहा हूँ, जहाँ माँ, पत्नी और अपनी ससुराल से अगर दीदी आई होगी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। सबसे खास बात यह है कि त्योहार भी होली का ही है। हर तरह खुशी का माहौल है। दुकानों पर रंग गुलाल बिकने लगे हैं। बच्चों का झुंड भूखे भेड़ के झुंड की तरह रंगों पर टूट पड़ा है। अजीब नज़ारा है और मन ही मन में मौज की लहरें दिल के सागर में गोता लगा रही हैं। इन सबको देखकर अपना बचपन किसी फिल्म की तरह सामने चलने लगता है। यह सब देखते देखते मैं अपने क्वार्टर पर पहुंचा। भाग दौड़ के साथ जल्दबाजी में एक बैग में कपड़े, चार्जर, लैपटॉप वगैरह रखकर स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ने भागा। ऑटो रिक्शा वाला मिला। मैंने कहा, चल भाई, झटपट स्टेशन पहुंचा दे। ऑटो रिक्शा वाला अपनी चिरपरिचित दफ्तर में ऑटो रिक्शा लेकर चलने लगा और हमेशा की तरह मुंबई की सबसे बड़ी मुसीबतें, ट्रैफिक जाम सुरसा की तरह रास्ते में मुंह फैलाए खड़ी थी। आज ट्रैफिक जाम बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे किसी प्रेमिका को सावन की ठंडी बूंदें भी तपती ज्वाला की तरह लगती है। हले हले बढ़ता ऑटो रिक्शा मानो लग रहा है कि हर सेकंड में 24 घंटे का समय बिता दे। ट्रैफिक खुला और ऑटो रिक्शा सरपट भागा। अपनी मंजिल को पाकर ही ऑटो रिक्शा रुका। मैंने पैसे पहले ही निकाल कर रखे थे। रोज के अंदाज से मैंने झट से उसे पैसे थमाए और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तभी पीछे से ऑटो रिक्शा वालों की आवाज़ आई, भाई बाकी पैसे ले लो। मैंने हाथ उठाते हुए कहा, भैया दीपावली का शगुन समझकर रख लो। वह मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। मैं स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ और गाड़ी को पता किया, जो पूरे 1 घंटे की देरी से थी। चूँकि मेरी एयर कंडीशनर कंपार्टमेंट में सीट थी तो कोई समस्या होने से रही। स्टेशन पर ही बगल की दुकान से मैंने एक पत्रिका ली और समय बिताने के लिए वेटिंग रूम में आराम से बैठ गया। मैंने पत्रिका खोली और नए नए मुद्दों पर लिखे लंबे चौड़े लेख पढ़ने लगा। खाली पढ़ने पर अक्सर लोग यही करते हैं। वहाँ मुश्किल से 8 या 10 लोग होंगे और सब अपने फ़ोन में बिजी दिख रहे थे। आजकल डिजिटलीकरण के दौर में उम्मीद भी यही की जा सकती है कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कम ही करता हूँ। मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूँ। बचपन से मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और समय मिलते ही मैं किसी न किसी पत्रिका या किताब में खो जाता हूँ और उसे समझने की कोशिश करता हूँ। मैं काफ़ी देर से ही पत्रिका पढ़ रहा था, तभी मेरी नज़र अचानक सामने वाले कॉर्नर पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। मैं उसे देखता रह गया। वह बेहद खूबसूरत थी, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल रही होगी। गोरा बदन, हिरन जैसी आंखें, होठ सुर्ख गुलाबी मूंगे जैसे चमक रहे थे। वह अपने फ़ोन में बिजी थी। शायद वह कुछ देख रही थी या सुन रही थी। हैंडफोन जो लगाया था उसने, उस लड़की ने गुलाबी टॉप और नीली जीन्स पहनी हुई थी, जो उसके बदन की सजावट में खुद को कसे जा रहे थे। मैं पत्रिका से छिप छिप कर उसे देखता रहा। तभी अचानक रेलवे की सूचना ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मेरी ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई थी और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी ट्रेन चलने में 15 मिनट बाकी थे। मैंने उतरकर पानी की बोतल खरीदी और चढ़ने लगा। बोगी में तभी वह लड़की मेरी तरफ आती दिखी। मैं डिब्बे में लगे हैंडल को पकड़े उसे निहारने लगा।
वह मेरे एकदम करीब आकर बोली, हेलो, रास्ता देंगे आप? मैं अचानक ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसे रास्ता दिया। वह मेरे ही कंपार्टमेंट में चढ़ गई और मेरे ही सीट के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। सच बताऊं, मैं तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब हमारे साथ सिर्फ रात और एक लंबा सा सफ़र था। मैं भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल दी और मैंने हिम्मत करके उसका नाम पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया। प्रिया की मीठी आवाज़ के मन को अजब सी सुकून दिया। फिर हमारी औपचारिक बात शुरू हो गई, जैसे काम, छुट्टी, मुंबई की वगैरह। बातों ही बातों में पता चला कि वह यहाँ फैशन मॉडलिंग की पढ़ाई और मॉडलिंग दोनों करती है। मैंने उससे बोल दिया, आप बेहद खूबसूरत हैं, मन करता है कि आपको देखता रहूं। यह सुनकर वह मुस्कुरा दी। हमारी बातें आगे बढ़ी और मुझे ऐसा लग रहा था वह भी मेरे करीब आ रही थी। तभी खाने का ऑर्डर लेने वाला आया और हमने ऑर्डर किया। अब मैं फिर उससे बातें करने लगा और धीरे धीरे हम मुंबई को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मैं घर परिवार, अपनी सीमाओं को दिमाग में न याद आने वाले हिस्से में छोड़कर पुराने समय में जब मैं कुंवारा था वह प्रवेश कर चुका था। उससे पता चला कि वह मेरे शहर में उसकी दीदी के यहाँ जा रही थी। वह उनसे 5 साल बाद मिल रही थी, जो उनकी बुआ की बेटी है। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन गई। हमने खुलकर बातें करनी शुरू कर दी और कई बार मैंने उसे नौ चुटकुले सुनाए, जिस पर उसने कंटीली मुस्कान दी। मैंने मॉडलों के बारे में पूछा था कि वे बड़ी तेज होती हैं और आज देख भी लिया। प्रिया ने यह भी बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, जिससे उसका अब ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वह किसी और को भी डेट कर रहा था। मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैं तो सिंगल हूँ। उसकी खूबसूरती में इतना डूबा था कि अपना वाजुदा ही भूल गया था कि मेरा तो सब कुछ वह है जो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। तभी अचानक बोगी के बाहर आवाज़ आई, खाने वाला आया है। हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद हमने सोने की तैयारी की और अपनी अपनी सीट पर लेटे लेटे हम दोनों बातों में फिर मशगूल हो गए। बातों बातों में कभी कभी मैं अपने हाथ उसकी पीठ पर छू देता था, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। वह भी मेरे ऐसा ही कर रही थी। धड़ धड़ की आवाज़ से रेल अपनी तेज रफ्तार में पटरियों को पीछे धकेल रही थी और बाहर कितने गांव, गली, शहर पीछे छूटते जा रहे थे। हम दोनों बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान थे, बस अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे। रात के 1 बज गए थे। दिन भर के काम और भाग दौड़ के बाद भी आंखों में नींद का अता पता नहीं था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन हम दोनों करीब जरूर आ रहे थे। तकरीबन 1 घंटा और बीता होगा, यानी आधी रात कट चुकी थी। रात पूरे शबाब पर थी और रेल की चाल भी। प्रिया अब अपनी सीट से उठकर मेरी सीट पर थी। हम दोनों एक दूसरे के मन में उतर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, हमारी दूरियों में कमी आई। प्रिया की सांसों की बढ़ती तेजी मेरी सांसों को पूरी तरह से छू रही थी, जिसके जिस्म और जवानी का जोश मुझ पर अपनी पूरी ताकत का वार कर रहा था। जैसे समुद्र के किनारे बैठे किसी शख्स को उसकी तेज लहरें नहलाकर चली जाती है, लेकिन वह भीग कर मजा पाता है। ठीक वैसे ही मैं भी हर पल मस्ती में डूब रहा था। मेरे मन में यही था कि यह वक्त यही ठहर जाए, उसके साथ हो या रहे प्रेम हवन में दोनों के जिस्म अपनी अपनी आहूत पूरे मन से दे रहे थे। न वक्त की परवाह और न ही जगह, न ही सफ़र, बस अजीब सी मंजिल की तलाश में 2 मुसाफिर चल रहे थे। हम दोनों एक दूसरे में उतर गए थे और अब दोनों के चेहरे पर अलग अलग मुस्कान थी। उसने प्यार से मेरे गालों को चूमा और फिर मेरे सीने पर सिर रखकर किसी बच्चे की तरह सोने लगी। मैं भी उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और दोनों नींद की गोद में आ गए। सुबह हुई, हमारा स्टेशन आया और हम दोनों आखिरी बार गले मिले और अपनी अपनी मंजिल को निकल लिए। हम इतने करीब आए, लेकिन मैंने न उसका फ़ोन नंबर लिया और न ही उसका कोई सोशल मीडिया का पता।
शायद ये मेरी बेवकूफ़ी भी थी। मैं स्टेशन से सीधे बाजार गया और मिठाई व कुछ दूसरा सामान लिया। फिर तकरीबन 2 घंटे की देरी से घर पहुंचा। अमूमन मुझे स्टेशन से घर आने में आधे घंटे का समय लगता है। घर पहुंचने पर माता पिता के पैर छुए और फिर पत्नी से भी मिली। मैं अपने कमरे में आया, तभी मेरी पत्नी ने थोड़ी देर रुककर कहा, सुनो जी, मुझे आपको किसी से मिलाना है। मेरी बहन जो शादी में न आ पाई थी, मैंने उसे त्योहार पर घर बुलाया है। जी, मैंने ही भी सहमत दी। तभी उसने आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर एक लड़की पीले सूट में कमरे में आई। उसे देखते ही मैं चौंक गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही थी जो रात भर मेरी सहयात्री थी। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई और नमस्ते बोलकर चली गई। उसे देखकर मेरी तो जैसे ज़बान ही बंद थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने उसे अकेले में मिला। तब मैंने उससे कहा, सॉरी, हमसे शायद भूल हो गई। प्रिया ने कहा, भूल हम दोनों से हुई जीजा जी। आप भूल को भी भूल कर आप त्योहार का मज़ा लीजिए। एक हंसी सपना समझकर उसे भूल जाइए और मैं भी दीदी को कुछ पता ना चले, वरना वह बहुत दुखी होगी। इतना कहकर प्रिया अपनी दीदी के पास चली गई। मैं अकेले बैठकर उसी हंसी भूल के बारे में सोचता रहा।